चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है बिजनेस सर्विसेज। ठीक है बेटा, बिजनेस सर्विसेज पढ़ने से पहले तो यही पता होना चाहिए गुड्स और सर्विस में क्या डिफरेंस होता है। गुड्स और सर्विस में क्या डिफरेंस होता है बेटा? देखो एक बात है, बेसिक डिफरेंस की बात करूं तो गुड्स टेंजिबल होते हैं और सर्विसेज इनटेंजिबल होती हैं, लेकिन दोनों का काम क्या होता है बेटा? सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट। ठीक है, अगर हम ना एक दोनों के लिए एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं नोन एज प्रोडक्ट। ठीक है, हम दोनों को मिलाकर बोलते हैं प्रोडक्ट जनरली। ठीक है बाबू, सर्विसेज का काम सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट है, ये तो समझते हो ना आप। ठीक है, मेरे को ना सर्विसेज का नेचर कराना है। जब नेचर हो जाएगा ना तो बेटा इन दोनों में डिफरेंस समझ में आ जाएगा। नेचर कह लो, फीचर कह लो, कैरेक्टरिस्टिक कह लो, दोनों में तीनों में ही कोई डिफरेंस नहीं है। चाहे नेचर बोल लो, चाहे फीचर बोल लो, चाहे कैरेक्टरिस्टिक बोल लो। ठीक है बेटा, 5 कैरेक्टरिस्टिक हैं सर्विस की और वही पांचों डिफरेंशिएशन के बेसिस बनेंगे गुड्स और सर्विस के। ठीक है जी, 5 डिफरेंस भी कवर हो जाएंगे और ऐसे ही सर्विसेज का नेचर भी खत्म हो जाएगा जैसे ये टॉपिक कर लेंगे। पहला नेचर क्या है बेटा? इंटेंजिबिलिटी। ठीक है, सर्विसेज आर ऑलवेज इनटेंजिबल इन नेचर। बेटा गुड्स टेंजिबल होते हैं, गुड्स टेंजिबल होते हैं, टच कर सकते हो, देख सकते हो। बेटा सर्विसेज को कभी किसी ने टच नहीं किया, कभी किसी ने देखा नहीं। सर्विसेज आर एक्सपीरियंशियल इन नेचर। बेटा वन कैन ओनली एक्सपीरियंस द सर्विस। किसी डॉक्टर की सर्विस जाकर लेते हैं, बोलते हैं डॉक्टर यार बहुत पढ़ा लिखा लगता है यार, बहुत अच्छा लगा डॉक्टर से मिलकर। ठीक है ना, टीचर की सर्विस लेते हैं, कहते हैं यार बहुत अच्छा लगा पढ़कर, और किसी से सर्विस लेते हैं कहते हैं बहुत खराब लगा पढ़कर। बेटा देखा किसी ने नहीं, टच भी किसी ने नहीं किया, लेकिन बेटा एक्सपीरियंस हर कोई कर सकता है। सर्विसेज हमेशा इनटेंजिबल होती हैं और गुड्स हमेशा टेंजिबल होते हैं। पहला डिफरेंस भी क्लियर हुआ, नेचर भी क्लियर हुआ होगा। सेकंड वन इज इनकंसिस्टेंसी। बेटा सर्विसेज हमेशा इनकंसिस्टेंट है नेचर में और बेटा गुड्स हमेशा कंसिस्टेंट है। व्हाट डू यू मीन बाय कंसिस्टेंसी? बेटा सेम होना और इंटरचेंजेबिलिटी होना। आप समझते हो कंसिस्टेंसी क्या होता है? बेटा देखो एक बात समझो, Hyundai कंपनी है, उसने क्रेटा कार बनाई। ठीक है, और मान लो बेटा 20,000 कार बनाई क्रेटा। बेटा एक कार दूसरे कार से बिल्कुल सिमिलर होगी अपीयरेंस में, बिल्कुल सिमिलर होगी वेट में, बिल्कुल सिमिलर होगी डायमेंशन में, बिल्कुल सेम होगी कलर में, हर चीज में सिमिलर। इसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी। यहां पर आपके सामने स्टूल पड़े हैं, एक देख लो, 20 देख लो, 50 देख लो, सिमिलर इन साइज, सिमिलर इन शेप, सिमिलर इन वेट, सिमिलर इन कलर, हर चीज सिमिलर। ये होता है कंसिस्टेंसी होना। बेटा गुड्स में कंसिस्टेंसी होती है, सर्विसेज में होती है। 2 डॉक्टर की सर्विस एक जैसी, 2 ट्यूटर की सर्विस एक जैसी, कभी देखा है? बेटा मेरे को भी एनसीईआरटी पढ़ाने को मिली हुई है, सबको एनसीईआरटी पढ़ाने को मिली हुई है। आपको लगता है सारे एक जैसा ही पढ़ाते हैं? नहीं। एग्जाम्पल सिमिलर होते हैं? नहीं। सर्विसेज बेटा इनकंसिस्टेंट होती है नेचर में, गुड्स हमेशा कंसिस्टेंट होते हैं। डिफरेंस भी क्लियर हुआ होगा और मेरा ख्याल नेचर भी, पक्की बात। थर्ड वन इज इनसेपरेबिलिटी। बेटा देखो, देयर इज अ टाइम गैप बिटवीन द प्रोडक्शन एंड द कंजम्पशन ऑफ गुड्स। बेटा यानी कि कहने का मतलब क्या, गुड्स के केस में आप प्रोडक्शन एक्टिविटी को और कंजम्पशन को सेपरेट कर सकते हो। ऐसा कोई जरूरी है जितना गुड्स अभी प्रोड्यूस हुआ अभी कंज्यूम होना जरूरी है? ठीक है, ऐसा जरूरी होता है क्या? वीट अभी जितनी प्रोड्यूस हो जाएगी सारी कंज्यूम कर लेना। बेटा गर्मियों में क्या होगा? या गर्मियों में प्रोड्यूस है सारी कंज्यूम कर लेना गर्मियों में, सर्दियों में क्या होगा? जितना नहीं रहना क्या? There is a time gap between the production and the consumption of goods. लेकिन बेटा सर्विसेज के केस में प्रोडक्शन और कंजम्पशन में कोई गैप नहीं होता। सर्विसेज बेटा जिस टाइम प्रोड्यूस होती हैं साइमल्टेनियसली उनको कंज्यूम होना है। टाइम गैप हो सकता है? एक बात सोचो बेटा, मैंने आज एक कार बनाई, आज प्रोड्यूस होगी, क्या 1 महीने बाद नहीं बेच सकता? नहीं बेच सकता। 1 साल बाद नहीं बेच सकता? बस ये बता दो। बेच सकता हूं। प्रोडक्शन और कंजम्पशन में गैप दिखाई दे रहा है?
दिखाई दे रहा है? आप 12th की सर्विस अभी ले लो बेटा, ले लो। मैं प्रोड्यूस करना शुरू करता हूं बेटा, मैं 12th क्लास में पढ़ा रहा हूं, क्या आप अभी से कंज्यूम कर सकते हो, या 12th क्लास में आकर उन सर्विस को कंज्यूम कर लोगे? दीवारें बोलेंगी क्या? दोबारा मुझे ही बोलना है ना। जिस टाइम प्रोड्यूस होंगी उसी टाइम कंज्यूम होंगी, स्टॉक नहीं लगाया जा सकता। अभी चले जाओ डॉक्टर के पास, अभी कह दो अभी चाहिए आपकी सर्विसेज हमारे को, बुखार होएगा फ्यूचर में देख लेंगे, ऐसा कुछ? ठीक है, ऐसा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता बेटा। सर्विसेज जिस टाइम प्रोड्यूस होती है एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम उनको कंज्यूम होना है, अदरवाइज इट विल बी टोटली बी अ लॉस। ठीक है ना बेटा? गुड्स के केस में प्रोडक्शन और कंजम्पशन में टाइम गैप हो सकता है इजिली। ठीक है, फोर्थ हेडिंग है इन्वेंट्री। ठीक है, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक लगाना। ठीक है, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है, अगर आप एनसीईआरटी की बात करो तो एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है लेस, लेकिन मैं बोलता हूं बेटा द टर्म इज नॉट लेस, इट इज लॉस। होना चाहिए लॉस, मैं प्रूव भी कर दूंगा, मेरे को खैर पता नहीं एनसीईआरटी किस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखती है, पर मेरे हिसाब से गलत है। होना चाहिए लॉस, समझने की कोशिश करना। बेटा गुड्स की इन्वेंट्री लगाई जा सकती है, गुड्स की इन्वेंट्री लगाई जा सकती है, स्टॉक होता है। अकाउंट्स बनाते हो बेटा, स्टॉक होता है कि नहीं होता? क्लोजिंग स्टॉक होता है। ठीक है, तो आपको क्या लगता है, कभी मैं अपनी बैलेंस शीट बनाता हूँ, आपको लगता है मैंने इन्वेंट्री दिखाई होगी कभी? इन्वेंट्री सर्विसेज का स्टॉक पड़ा है मेरे पास 5 लाख रुपए, ऐसा कुछ बताओ? सर्विसेज का स्टॉक होता होगा? सोच कर देखो। सर्विसेज स्टोर की जा सकती हैं, किस गोडाउन में करूं? ऐसे गोडाउन की स्पेशलिटी मुझे भी बताओ। स्टोर की जा सकती है सर्विसेज? नहीं बेटा। देखो एक बात सुनो, अगर सर्विसेज सेम टाइम पर प्रोड्यूस हुई, आपने सेम टाइम पर कंज्यूम नहीं की, तो बेटा उसका स्टोर तो लगाया नहीं जा सकता, वो सारा ही लॉस हो जाएगा। मैं एक एग्जांपल देकर बताता हूं आपको। एंटरटेनमेंट सर्विसेज, बेटा आप मूवी देखने जाते हो सिनेमा हॉल में, लेट्स सपोज कि एसआरएस में टोटल नंबर ऑफ सीट्स है 300। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सीट्स है 300। फर्स्ट शो था सुबह 9 से 12। ठीक है, आपको भी पता है फुली ऑक्यूपाइड नहीं होता। ठीक है, मान लो बेटा 100 ही सीट्स बिकी, 100 ही टिकट बिकी। ठीक है, 100 टिकट बिकी, 100 लोगों ने शो देख लिया। अगला शो था 12 से 3। बेटा क्या वहां पर 500 सीट हो जाएंगी? 200 जो नहीं बिकी वो, और 300 अगली हो जाएंगी ऑटोमेटिकली? कोई हवा आएगी? नहीं बेटा। सर्विसेज जिस टाइम प्रोड्यूस हुई, आपको उसी टाइम कंज्यूम करना चाहिए था। आपने सेम पॉइंट ऑफ टाइम पर कंज्यूम नहीं किया ना, तो बेटा उसकी इन्वेंट्री नहीं लगाई जा सकती, इट विल टोटली बी अ लॉस। वो 200 सीट का लॉस हो गया आपको। बात समझ आई? ओके। एंड लास्ट वन इज इन्वॉल्वमेंट। बेटा सर्विसेज के केस में सर्विस प्रोवाइडर एज वेल एज सर्विस रेसिपिएंट दोनों की इन्वॉल्वमेंट कंपलसरी है, जबकि गुड्स के केस में ऐसा कुछ नहीं होता। मैं दोनों का एग्जांपल दूंगा, अभी समझने की कोशिश करना। ठीक है, आपको फीवर हो रहा है, ठीक है, और आपको डॉक्टर की सर्विसेज की जरूरत है। ठीक है बेटा, मैं बोलता हूं सर्विसेज के केस में सर्विस रेसिपिएंट और सर्विस प्रोवाइडर दोनों की ही इन्वॉल्वमेंट चाहिए। आप ऐसे कह सकते हो छोटे भाई को, जा यार तू एक काम कर, अपना टेम्परेचर चेक करा, जा तू करा के अपना टेम्परेचर चेक, ऐसा कुछ? क्या आपकी इन्वॉल्वमेंट कंपलसरी है कि नहीं? बस ये बता दो, है पक्का? चलो आप दिखाए डॉक्टर को, उसने आपको कुछ मेडिसिन लिख दी, प्रिस्क्राइब कर दी कुछ मेडिसिन, उसके बाद एक बात बताओ, उसके बाद कह सकते हो छोटे भाई को जा तू लिया, मैं नहीं जाता? ये तो कह सकते हो। बेटा देखो, जब गुड्स मंगाना था तो आपकी इन्वॉल्वमेंट कंपलसरी नहीं थी, लेकिन अगर सर्विसेज चाहिए ना तो आपकी इन्वॉल्वमेंट कंपलसरी हो जाती है। ठीक है ना? आपको ट्यूशन पढ़ना था, आज उठा नहीं जा रहा था, कह देते छोटे भाई बहन को उठाकर जा तू सुना आज, क्यों नहीं कहा आपने? बेटा आपकी इन्वॉल्वमेंट कंपलसरी है। यही एक बात बोल देता हूं बेटा, कल को आपको नोट्स चाहिए हो और आप आ ना सकते हो, आप बिजी हो, क्या वहां पे भेज सकते हो क्या छोटे भाई बहन को? वहां तो भेज ही सकते हो। गुड्स के केस में रेसिपिएंट की इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए, नहीं भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेटा सर्विसेज के केस में तो इन्वॉल्वमेंट 100% चाहिए। बात ओके? पांचों नेचर समझ में आए?
पांचों डिफरेंसेस समझ में आए, 2 टॉपिक साथ साथ खत्म कर लिए हमने। ठीक है, वैसे बता देता हूं मेरे हिसाब से अभी तक चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ। मैं जब बता दूंगा कि चैप्टर मेरे हिसाब से स्टार्ट हुआ बेटा, तब से 3 घंटे गिन लेना। हाँ चलो बाबू चलो। सर्विसेज 3 तरीके की होती है। लो जी, ऑल्दो 0 टॉपिक है, कभी भी बिजनेस के पेपर में दिखाई नहीं दिया होगा पिछले 10 साल के इतिहास में भी, लेकिन चलो हल्की सी बात करते हैं। बिजनेस सर्विसेज, सोशल सर्विसेज एंड पर्सनल सर्विसेज। चलो जी करते हैं इनकी बात। चैप्टर का नाम क्या है? बिजनेस सर्विसेज। हमारा सारा का सारा फोकस यहां पर है। बिजनेस सर्विसेज क्या होती है बेटा? विच इज रिक्वायर्ड बाय द बिजनेस एंटरप्राइजेस। ठीक है, और आपके कोर्स में 5 है, याद करा देता हूं, आपकी यादाश्त थोड़ी कमजोर है, बादाम नहीं खा रहे आजकल आप। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, और मैंने पहले चैप्टर में भी बोला था चैप्टर 4 में मुझे डिटेल डिस्कशन करना है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड का। याद आई बात? बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजिंग, कम्युनिकेशन सर्विसेज, इन सबका डिटेल डिस्कशन आज यहां होना है बेटा। दीज सर्विसेज आर रिक्वायर्ड बाय द बिजनेस एंटरप्राइजेस। अगर ये बिजनेस एंटरप्राइजेस को आप सर्विसेज नहीं दोगे तो ट्रेड स्मूथ फ्लो पर कभी नहीं चलेगा। ठीक है ना? सोशल सर्विसेज क्या होती है बेटा? जो बेटा किसी भी सोशल वेलफेयर के मोटिव से की जाती है, जस्ट लाइक फ्री एजुकेशन देना चिल्ड्रंस को, या बेटा एक कैंप लगा देना, मेडिकल कैंप लगा देना स्लम एरियाज में। ये सोशल सर्विसेज है जिनका मोटिव पैसा कमाना नहीं है, जिनका मोटिव कहीं ना कहीं सोशल वेलफेयर करना है। पर्सनल सर्विसेज जो बेटा ना बिजनेस सर्विसेज है ना सोशल सर्विस है, वो पर्सनल सर्विस है। अभी मैंने एक एग्जांपल भी दिया था आपको, एंटरटेनमेंट सर्विस, रेस्टोरेंट सर्विसेज, रिक्रिएशनल सर्विसेज, ये सब क्या है बेटा? पर्सनल सर्विसेज। टॉपिक खत्म, अब चैप्टर होगा स्टार्ट बिजनेस सर्विसेज। ठीक है जी, अब मैं बता देता हूं मेरा डिटेल डिस्कशन किस चीज पर है। सबसे पहली बात बैंकिंग, दूसरी बात इंश्योरेंस, थर्ड वन ट्रांसपोर्टेशन पे एक लाइन बोलूंगा, ट्रांसपोर्टेशन खत्म। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन को छोड़ दो, कम्युनिकेशन सर्विसेज, एंड फोर्थ वन इज वेयर हाउसिंग सर्विसेज। मैं बता देता हूं बेटा टाइम लगने कितने वाला है। बैंकिंग स्टार्ट करेंगे, अभी स्टार्ट करेंगे, जब स्टार्ट करेंगे तब से 1 घंटा चलेगा। ठीक है, या तो आप समझा देना, नहीं तो मैं समझा दूंगा। अगर आप समझा दोगे तो 15 मिनट में खत्म, और नहीं समझा पाए तो बेटा 1 घंटा चलेगा। और इंश्योरेंस, हाँ वो भी चलेगा 1 घंटा, 2 घंटे तो इस पर लगेंगे। ठीक है, कम्युनिकेशन सर्विसेज स्टार्ट करेंगे, 15 से 20 मिनट खर्च करेंगे। वेयर हाउसिंग स्टार्ट करेंगे, 15 से 20 मिनट लगाएंगे। ट्रांसपोर्टेशन 5-7 मिनट लगाएंगे, तब जाकर ये चैप्टर फिनिश होगा, और बीच में ब्रेक भी होगा। ठीक है, कुछ ये आज बैच चलेगा 3.5 घंटे से क्रॉस। ठीक है, तो बेटा मेंटली प्रिपेयर रहो, हर चैप्टर छोटा नहीं आएगा, कुछ चैप्टर बड़े भी आएंगे। अभी तो 8 चैप्टर आपने देखा नहीं, अगर मैं 1 दिन में पूरा कराने बैठ जाऊं तो कम से कम चाहिए उसके लिए मुझे 7 घंटे। जब आप कहोगे तब 1 दिन में पूरा करा देंगे। ठीक है, नहीं तो 2 दिन में करा देंगे, गुस्सा नहीं करो। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, स्टार्ट करते हैं विद बैंकिंग। ठीक है, लो जी, वैसे बैंकिंग से जनरली मतलब आप क्या समझते हो? बैंकिंग से जनरली मतलब क्या होता है? क्या होता है बैंकिंग? है लोन प्रोवाइड करना, बैंकिंग से मतलब। अच्छा, और देखो जनरली वैसे बैंकिंग का मतलब होता है, अच्छा बैंक्स कमाते कैसे हैं पैसा? बैंक की कमाइयां कैसे है? इंटरेस्ट से कमाते हैं। पता होगा यार, इतना तो दीन दुनिया के बारे में कुछ तो पता ही होगा। बेटा बैंक क्या करते हैं? डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, बहुत सारे डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं। सेविंग बैंक, एफडी, आरडी, आप जब जब पैसा जमा कराते हो बैंक एक्सेप्ट करता है। आपने पैसा जमा कराया, बैंक ने एक्सेप्ट करा, और बैंक इसको क्या करता है? लोन पर देता है। अगर आप सोचो सेविंग बैंक में आज की तारीख में बैंक आपको 3% ब्याज देता है, सिर्फ 3%। आपने पैसा दिया 1 लाख, बैंक ने आपको दिया 3,000 रुपए साल का ब्याज, और बैंक ने इसको चढ़ाया लोन पर 10% पर, 12% पर। वहां से कितने हैं? 12,000 रुपए आपको दिया, 3,000 रुपए, ये 9,000 बैंक की कमाई है पर लाख। तो आपको क्या लगता है ब्रांचेस में लोन कितने के रहते हैं?
कई करोड़, 1,000 करोड़, 500 करोड़। तो कमाई की बात मत ही करना बेटा, कमाई तो आपको पता ही है। मैं तो कह रहा हूं क्या 11th में लगे हुए हो बाबू, एक बैंक खोलते हैं, छोड़ो बेकार की बात। हाँ जी बेटा, बैंकिंग से वैसे जनरली मतलब होता है डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना और लोन को प्रोवाइड करना, ठीक है। लेकिन हाँ, इतनी सी बात नहीं होगी। और आपको लगता भी अगर किसी को लगता भी हो कि मैं इतनी छोटी सी बात बताऊंगा, फिर तो हो गया जरूर काम, ठीक है। मैं तो बेटा बैंकिंग के फंक्शन पढ़ाने में पौना घंटा लेने वाला हूं, छोड़ दो खैर अब ये बात। तो फिलहाल मेरे को जो डिस्कस करना है वो है टाइप्स ऑफ बैंक। सबसे पहले यही बात कि बैंक कितने तरीके के होते हैं। चलो जी, मेरे सामने बहुत सारे एक्सपर्ट बैठे हैं, आज इनकी नॉलेज टेस्टिंग होगी, ठीक है। बैंक होते हैं बेटा 4 तरीके के, कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक, हाँ कोई बोला सेंट्रल बैंक, सिया बोलिए सेंट्रल बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक, सिया क्या हुआ, सही तो बोला बेटा, तो डर, अच्छा कोऑपरेटिव बोला था, ठीक है बाबू, स्पेशलाइज्ड बैंक। लो जी बाबू, बैंक होते हैं 4 तरीके के, कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक एंड स्पेशलाइज्ड बैंक। सबसे पहले हमारा डिस्कशन का मैटर ये दोनों, कमर्शियल बैंक वर्सेस सेंट्रल बैंक, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपको बता देता हूं, आगे जाकर जो हमने फंक्शन पढ़ने हैं बैंक के, वो कमर्शियल बैंक के ही फंक्शन है, बाकी किसी का हमारा फोकस नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत बात तो होनी चाहिए ना बेटा। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कमर्शियल बैंक एंड द सेंट्रल बैंक? यार क्या बात कर रहे हो यार, ऐसे क्यों कर रहे हो बेटा? देखो एक बात समझो, कमर्शियल बैंक पब्लिक डीलिंग करता है, जनरल पब्लिक से डील करता है, उनके डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, उनको लोन देता है, ये करता है कमर्शियल बैंक। सेंट्रल बैंक ये क्या करता है? एपेक्स बॉडी है, ठीक है यार, एक वर्ड बोलने से काम नहीं चलता, पब्लिक डीलिंग नहीं करता। एक्सेप्शनल केस में की होगी, मैं सब बताता हूं आपको बेटा। इसको हम पता है 2 और नाम से जानते हैं, बैंकर्स बैंक, गवर्नमेंट्स बैंक। मैं तो बोलता हूं बेटा इसको बोलते हैं पापा ऑफ ऑल बैंक, ये दादा ऑफ ऑल बैंक है बेटा। इंडिया में सारे कमर्शियल बैंकों, बल्कि सारे बैंक्स को रेगुलेट करने की जिम्मेदारी इसी को दी गई है कि आपने सारे बैंकों का ध्यान रखना ठीक से चल रहा है कि नहीं। आपको बता देता हूं बेटा, इंडिया में आज तक कोई भी बैंक इंसॉल्वेंट नहीं हुआ, एक भी बैंक। हैट्स ऑफ टू सेंट्रल बैंक विच इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्यों बोलते हैं इसको बैंकर्स बैंक? बेटा एक बात समझो, ये दोनों में डिफरेंस समझने की कोशिश करना। अगर आप एक कमर्शियल बैंक हो, आप जनरल पब्लिक हो, आप कमर्शियल बैंक में डिपॉजिट देते हो और वहां से मिलता है आपको लोन। सेंट्रल बैंक, हर कमर्शियल बैंक का एक अकाउंट होता है विद आरबीआई बेटा, वो अपना पैसा जमा करते हैं विद आरबीआई, और कभी उनको लोन की जरूरत होती है तो आरबीआई उनको लोन देता है, इसलिए बोलते हैं इसको बैंकर्स बैंक, बैंकों का बैंक है ये। एज वेल एज गवर्नमेंट्स बैंक, सारी स्टेट गवर्नमेंट इंक्लूड और एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट, सबके अकाउंट होते हैं विद आरबीआई। ये सारी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट कहां पैसा जमा करते हैं? विद आरबीआई। और अगर इनको लोन की जरूरत हो तो लोन कौन देता है? आरबीआई। ये कमर्शियल बैंक से डीलिंग थोड़ी करती हैं, इसलिए इनको बोलते हैं गवर्नमेंट्स बैंक। पब्लिक डीलिंग करता है आरबीआई, बस ये बता दो, पब्लिक डीलिंग एक्सेप्शनल केसेस में कर सकता है। याद करा देता हूं, वैसे याद आना बहुत मुश्किल होगा। जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था तो 31 दिसंबर तक हम पैसा जमा करा सकते थे कमर्शियल बैंक में, लेकिन 31 मार्च तक करा सकते थे सेंट्रल बैंक में। पता है किसी को? अगर आप बेटा फॉरेन गए हुए हो 3 महीने के लिए या 2 महीने के लिए, आपका वीजा लगा हुआ है, ठीक है, और आपका इंडिया में पैसा पड़ा हुआ है और अपने घर लॉक करके आप फॉरेन गए हुए हो, ठीक है, आपका वीजा लगा हुआ है 15 जनवरी तक, तो आप तो कभी फिर डीमोनेटाइजेशन में पैसा जमा करा ही नहीं पाते। तो गवर्नमेंट ने फैसिलिटी दी थी, पता है आपको, 31 दिसंबर तक वापिस आ जाओ तो कमर्शियल में करा देना, उसके बाद वापिस आओगे तो सेंट्रल बैंक में जमा करा देना वीजा वगैरह के प्रूफ दिखाकर।
आप कह रहे हो पब्लिक डीलिंग नहीं करता, पता ही नहीं कुछ होता आपको। एक्सेप्शनल केसेस में कर सकता है। ठीक है जी। वैसे एक बात पूछता हूं, जब मैं बोलता हूं सेंट्रल बैंक तो इसका मतलब क्या होता है? सेंट्रल बैंक या सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया? आप चुप रहे। सेंट्रल बैंक या सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया? यार ये तो बोलना ही पड़ेगा, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। सेंट्रल बैंक या सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया? यानी का क्या हुआ बाबू? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बता। हाँ देख कितना गलत लॉजिक दिया इसने, मैच करा रही है। राइमिंग वर्ड कर रही है क्या? हाँ जी बेटा एक बात सुनो, इट इज अ सेंट्रल बैंक नॉट सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। पागल हो तुम, पागल लिटरली, यही तो जानना चाह रहा था मैं। सुनो, इंडिया में एक बैंक है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया छोड़ो आपकी सिटी में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, वो एक कॉमर्शियल बैंक है। बताऊं कहां पर है? जो ज्ञानपुर जाना, वो सारे फूल वाले बैठते हैं वहां पर बेटा, ब्रांच है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की, देख कर आना। आज किसी को याद भी आ गया होगा बेटा, वो एक कॉमर्शियल बैंक है। जब मैं बोलता हूं सेंट्रल बैंक तो मेरा मतलब सिर्फ सेंट्रल बैंक है, नॉट सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। समझ आई बात? ठीक है। आरबीआई के एक रोल की डिस्कशन कर लेते हैं बहुत जल्दी से। ठीक है, आरबीआई चीज क्या है बता देता हूं आपको क्या चीज है आरबीआई। मैं मानता हूं बेटा वर्ल्ड में जितने भी सेंट्रल बैंक है शायद सबसे तगड़ा उनमें से आरबीआई है। तभी तो इंडिया ने आज तक कभी बहुत तगड़ा ना तो स्लम देखा, ना ही आज तक एक भी बैंक इंसॉल्वेंट हुआ। एक टाइम हुआ करता था बेटा, शायद गुजरात में कोई अफवाह फैल गई, कोई र्यूमर फैल गया कि दिस पर्टिकुलर कमर्शियल बैंक इज गोइंग टू बी इंसॉल्वेंट। अब अफवाह फैल गई कि ये बैंक ना दिवालिया हो गया, इसके पास सिर्फ कर्जा इसके पास कुछ पैसे नहीं है। अफवाह फैलती है तो क्या होता है बेटा, लाइनें लगी बहुत लंबी लंबी, सब सेविंग बैंक से पैसे निकलवाने में लगे हुए हैं, सब एफडी तोड़वा के पैसे निकलवाने में लगे हुए हैं। अब इन्होंने क्या करा, फटाफट फोन करा आरबीआई कि सर ऐसे ऐसे हो गया है। उनका कोई दिक्कत नहीं, आज दिखाओ जरा क्या पावर है इंडिया में बैंक की, किसी का पैसा मत रोकना, सबका पैसा दिया जाएगा जितना भी है, और कोई लंच टाइम मत कर देना, आज दो जरा पैसा आज इनका। तो उन्होंने कहा हमारे पास करेंसी की कमी है, कहता कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने आसपास के सारे बैंक्स को फोन करा और बोला जितना भी पैसा है ना दिस पर्टिकुलर ब्रांच में पहुंचा दो बहुत जल्दी से। और इतने में बेटा एक प्राइवेट हेलीकॉप्टर उड़ाता है आरबीआई, सिर्फ नोट ही नोट और कुछ नहीं। और बेटा पूरे दिन पैसे दिए जाते हैं लोगों के, रात के 8 बजे तक पैसे दिए जाते हैं, एक एक अकाउंट खाली कर दिया जाता है, एक एक अकाउंट। ठीक है, लोगों को लगता है यार इस बैंक ने अगर इंसॉल्वेंट होना होता तो लंच आज 1 घंटे की जगह 2 घंटे होता, आधे घंटे की जगह 1.5 घंटा होता। और ये तो 5 बजे बंद करके, क्या 4 बजे ही बंद करके चले जाते। ये तो पैसा दिए जा रहे हैं, 8 बजे तक पैसे दिए, सबके सारे अकाउंट खाली हो गए। लोगों को समझ में आ गया नहीं यार ऐसा कुछ नहीं था, बैंक इंसॉल्वेंट नहीं होने वाला था। अगले दिन वही सब लोग दोबारा अकाउंट खुलवा के दोबारा पैसे जमा करा रहे थे। दिस इज आरबीआई फॉर यू। हमारे पेरेंट्स को कभी कहते सुना है प्राइवेट बैंक में पैसा मत जमा कराइयो, सरकारी बैंक में करा दे। कभी सुन लेना, अभी नहीं सुना तो थोड़े बड़े हो जाओ तो जब आपसे शेयर करने लगेंगे फाइनेंशियल्स तो यही बोलेंगे भाई घबराओ मत, मैं पूरी गारंटी ले रहा हूँ आपसे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है बेटा जब तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैठा है। हर कमर्शियल बैंक के ऊपर है वो, चाहे पब्लिक सेक्टर में चाहे प्राइवेट सेक्टर में। बात समझ में आई? बात ओके? ठीक है, अब थोड़ा सा यहां पर आ जाते हैं बेटा, स्पेशलाइज्ड बैंक वर्सेस कोऑपरेटिव बैंक। बेटा नाम ही क्या है स्पेशलाइज्ड, तो ये बेटा स्पेशल पर्पस के लिए बनते हैं। कुछ 2-4 के नाम ले देता हूं ताकि आपको याद हो जाए क्या कहना चाहता हूं। लो जी, ये क्या, वैसे एक और भी है, लो बोल देता हूं। ये सब स्पेशल पर्पस बैंक है बेटा, नाम ही क्या है स्पेशलाइज्ड बैंक, स्पेशल पर्पस के लिए बने। इसका नाम कभी सुना है? नाबार्ड सुना है? लो बोल देता हूं, NA से नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अब बेटा और क्या लोगे, सब कुछ नाम में है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अब मैं पूछूं आपसे किसके लिए बना है बैंक?
तो बेटा एग्रीकल्चरिस्ट के डेवलपमेंट के लिए और रूरल डेवलपमेंट के लिए स्पेशल पर्पस बैंक है। एग्जिम बेटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, ठीक है ना, मुझे पता आपको क्या दिखाई दे रहा होगा, एक्स, हाँ जी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, ठीक है ना। एग्जिम मतलब क्या होता है बेटा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। ये करता है क्या बेटा, एक्सपोर्टर और इंपोर्टर से डील करता है, दैट्स इट, स्पेशल पर्पस है। आईडीबीआई फुल फॉर्म पता है, क्या बात कर रहे हो, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, बताऊं कुछ, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। पर्पस क्या है, देखो लोन सबको देता है, लेकिन बना किसके लिए था, इंडस्ट्रीज को लोन देने के लिए, और इंडस्ट्रीज को मैक्सिमम 30 इयर्स के लिए लोन देता है। ये 30 इयर्स, 30 साल। कोई भी बैंक, कोई भी कमर्शियल बैंक 20 साल से ज्यादा के लिए लोन नहीं कर सकता, ये 30 साल के लिए कर सकता है। इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल क्रेडिट, सब कुछ नाम में है, इंडस्ट्रियल क्रेडिट, इंडस्ट्री को लोन देने के लिए बोला है, अगेन फॉर द 30 इयर्स। कमर्शियल बैंक 20 साल से ज्यादा नहीं। स्पेशल पर्पस दिखाई दे रहे हैं सबके, कुछ एक आधा याद रह जाएगा पेपर में, हाँ रह जाएगा, बादाम खाने शुरू करेंगे बस अब हम। चलो जी, कोऑपरेटिव बैंक, ये क्या होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी बदली, उन्हीं एक्ट से गवर्न रहता है बेटा। पर्पस क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटी में मिनिमम कितने मेंबर चाहिए, 10, मैक्सिमम अनलिमिटेड, मिनिमम 10 मेंबर रिक्वायर्ड होते हैं, मैक्सिमम अनलिमिटेड। तो बेटा 10 से कुछ ज्यादा लोग मिलकर कोऑपरेटिव बैंक फॉर्म कर सकते हैं। पर्पस क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटी का पर्पस याद होगा तो मेरी ये बात समझ में आ जाएगी। बेटा ये अपने मेंबर को ना चीपर क्रेडिट पे लोन देते हैं, सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, बाकी सबको महंगे पे। मेंबर से नहीं कमाना, क्योंकि म्यूचुअल वेलफेयर पर्पस है, याद आया हो कुछ तो, ठीक है जी। यहां पर बैंक्स का काम खत्म हो जाता है। अब स्टार्ट होते हैं बेटा फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, ठीक है। 45 मिनट्स अब यहां से गिन लो, ठीक है जी। फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, बाबू आधों को तो डर लगना शुरू हो गया चैप्टर से, जैसे ही मैंने कह दिया टाइम गिनना शुरू कर दो। चलो जी, फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, बेटा कमर्शियल बैंक 5 फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है जी। बस 5 फंक्शन समझने हमारे को इसके, और सब क्लियर, ठीक है। सबसे पहली बात एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। लो जी देखते हैं बेटा ये क्या होता है। बेटा कमर्शियल बैंक आपसे डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं इन 5 फॉर्म्स, आपसे पैसा एक्सेप्ट करते हैं। 5 रास्ते हैं पैसा एक्सेप्ट करने के। कौन कौन से 5 रास्ते हैं बेटा, सेविंग बैंक अकाउंट, करंट अकाउंट, एफडी, आरडी एंड एमओडीएस। लो जी देखते हैं ये क्या होता है। सेविंग बैंक में भी पैसा ले सकता है, करंट अकाउंट में भी ले सकता है, एफडी से भी ले सकता है, आरडी से भी ले सकता है, और एमओडीएस से भी ले सकता है। मुझे पता है बेटा कुछ भी नहीं पता होगा, मैं 0 मानकर चल रहा हूं, लेकिन एक बात समझ लो, जब मैं 5 खत्म करूंगा आप एक्सपर्ट होने चाहिए हो बैंक के, ठीक है ना। वहां जाकर बैंक में कभी जाने को मिले ये मत कहना किसी बड़े बंदे को देखकर कि आप मेरा फॉर्म भर दो। इतने एक्सपर्ट होने चाहिए बेटा, सब चीज के बारे में जानकारी होनी चाहिए, बच्चे नहीं रह गए अब, ठीक है। चलो करते हैं बात। बेटा बैंक 5 तरीके से डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, दो को कंपेयर करके समझते हैं। पहले इन दोनों को, सेविंग बैंक और करंट अकाउंट में क्या डिफरेंस होता है। बेटा सेविंग बैंक अकाउंट कौन खुलवाते हैं, हाउस होल्ड्स, आप और हम जैसे लोग। और करंट अकाउंट बेटा बिजनेस फर्म्स। तो मेरा करंट अकाउंट भी होगा बिजनेस फर्म का, और मेरा सेविंग अकाउंट भी होगा एज अ हाउस होल्ड, ठीक है। सेविंग बैंक अकाउंट कौन खुलवाता है, हाउस होल्ड, और करंट अकाउंट बेटा बिजनेस फर्म। अगर आपकी मदर हाउस वाइफ है तो उनका सेविंग बैंक अकाउंट होगा, और फादर बिजनेसमैन है तो बेटा उनका करंट अकाउंट भी होगा, उनका सेविंग अकाउंट भी होगा। स्पेशलिटी क्या है दोनों अकाउंट की, बेटा सेविंग अकाउंट में जो आप पैसे रखते हो उसमें 3% से लेकर 6% तक इंटरेस्ट मिलता है, डिपेंड करता है बैंक कौन सा है। लेकिन अगर सरकारी बैंक की बात करूं वो 3% से ज्यादा नहीं देते।
लगभग पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, देना बैंक, कैनरा बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, आईओबी, इंडियन ओवरसीज बैंक, बीओआई, बैंक ऑफ इंडिया, इन सबका रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% है। लेकिन अगर आप प्राइवेट बैंक की तरफ जाना शुरू करते हो, जस्ट लाइक कोटक महिंद्रा 4-5% दे देता है। यस बैंक की तरफ जाना शुरू करते हो, 5-6% भी दे देता है सेविंग बैंक में ही, ठीक है। लेकिन जनरली 3% ब्याज मिलता है आपको, आपके पैसे का 3%, ठीक है। करंट अकाउंट में कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, बल्कि चार्जेस काटे जाते हैं आपसे। ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा सेविंग अकाउंट में ट्रांजैक्शन करने की लिमिट है, करंट अकाउंट में ट्रांजैक्शन करने की कोई लिमिट नहीं है, बेइंतहा जितनी मर्जी ट्रांजैक्शन करे जाओ। एक बात बताओ, मैंने दुकान खोली, 10 बजे कस्टमर आया, मुझे चेक देकर चला गया, मैंने भेज दिया लड़के को दुकान के, मैंने कहा जा भाई चेक जमा करा अकाउंट में, चला गया। 11 बजे एक बंदा आया, 4 चेक दे गया, मैंने कहा जा भाई जमा करा। 12 बजे दुकान पे आया, 15 चेक और इकट्ठे हो गए, मैंने कहा जा भाई लगा के आ बैंक में। बैंक मना कर देगा? हर दुकान चल रही है, दुकान पे तो ये सब होगा ही होगा। तो बेटा नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन की यहां कोई लिमिट नहीं होती, इसलिए बेटा चार्जेस लगते हैं। और यहां पर बेटा नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन की लिमिट होती है, दिन में 1 बार 2 बार, बस, दैट्स इट, ठीक है। बेटा यहां पर पैसा जमा कराने की भी कोई लिमिट नहीं है, करंट अकाउंट में पैसा जमा कराए जाओ, कोई दिक्कत नहीं। आपको क्या लगता है रिलायंस के करंट अकाउंट में कितने पैसे पड़े रहते होंगे? दिमाग में आ रहा है? कितने भी हो सकते हैं। सेविंग में कितने भी हो सकते हैं, बेटा इनकम टैक्स की रेड हो जाएगी। कितने भी हो सकते हैं, दिमाग में मत ले आना। सेविंग अकाउंट में ट्रांजैक्शन की लिमिट है, यहां पर बेटा ट्रांजैक्शन की कोई लिमिट नहीं है। क्या मैं क्लियर हूं इतनी बात पर? सब समझ आ गई बात? हाँ, अब आए अकाउंट समझ आए, कुछ तो आया समझ, पहले पता ही नहीं होता था अकाउंट क्या है। लो अब ये भी समझ लो, एफडी वर्सेस आरडी। एफडी क्या होता है बेटा? फिक्स्ड डिपॉजिट। हाँ, फुल फॉर्म किसने पूछे? तो नर्सरी क्लास के भी बच्चे को पता है। बेटा एफडी क्या होता है? अ फिक्स्ड अमाउंट फॉर अ फिक्स्ड पीरियड। एक फिक्स्ड अमाउंट एक फिक्स्ड पीरियड के लिए। लेकिन आपको क्या लगता है मैं इतनी छोटी सी बात बतानी होगी ना? आप एक बात समझो बेटा, आज आपके पास 30,000 रुपए हैं, आप बैंक गए, बैंक ये 30,000 रुपए है, मैं जमा कराना चाहता हूं, आप कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट दोगे? बेटा आज की तारीख में एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट 6 से 7% है, 6.5% है वैसे सारे सरकारी बैंक का, ठीक है। उन्होंने कहा 6 से 7% इंटरेस्ट देंगे। उन्होंने कहा ठीक है, इस 30,000 रुपए की अमाउंट को आप फिक्स कर दो 1 साल के लिए। हो गया फिक्स। 1 साल के बाद क्या मिलेगा? 30,000 रुपए और मान लो 6.5% इंटरेस्ट, 1950 रुपए का ब्याज, ठीक है। मैं पूछता हूं बीच में एफडी तोड़वा सकते हैं कि नहीं? मजा तो उसी बात का है ना, जो नहीं पढ़ाओ, तोड़वा सकते हैं कि नहीं? 3 महीने के बाद आपको पैसे की जरूरत पड़ी, एफडी तोड़वा सकते हैं कि नहीं? ये बताओ। आपका पैसा तोड़वा सकते हो? हाँ तोड़वा सकते हैं। अब ब्याज कितना मिलेगा? एग्जैक्टली बेटा एफडी का ब्याज नहीं मिलेगा, उम्मीद मत करना, क्योंकि आपने बैंक को इनकन्वीनियंस दी हुई है। समझाता हूं, अभी आपको लग रहा होगा क्या कर दिया हमने, ऐसे क्या गुनाह कर दिया, एफडी का ब्याज नहीं मिल रहा। आपने 30,000 रुपए बैंक को दिए, 1 साल के लिए दिए। मैं बैंक, मेरे दिमाग में ये 1 साल बाद आएगा पैसे लेने, ठीक है। मैंने 30,000 रुपए का लोन दे दिया किसी को 1 साल के लिए, ठीक है। वो पैसा कितने दिन बाद आएगा? 1 साल बाद। देना कितने टाइम बाद है? 1 साल बाद। आप 3 महीने बाद उठकर आ गए, लाओ जी हमारे पैसे दो। मैंने कहा भाई साहब अब मैं तो लोन दे चुका हूं, मेरे पास पैसा है नहीं। क्या मुझे इनकन्वीनियंस हो रही है? हो रही है। मैं किसको दे दूंगा? आप ही को दे दूंगा वापस। इनकन्वीनियंस मुझे दी, अब बताता हूं तेरे को, कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। इंटरेस्ट क्या मिलेगा? 30,000 रुपए पे 6.5% और 3 महीने का ब्याज, मेरे एग्जाम्पल के हिसाब से। सॉरी 3% ब्याज, सेविंग बैंक का इंटरेस्ट, एफडी का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। बात ओके? पक्का? व्हाट डू यू मीन बाय आरडी? फुल फॉर्म क्या होता है? रेकरिंग डिपॉजिट्स। रेकरिंग मतलब रीअकरिंग। बेटा देखो यहां पर भी अमाउंट फिक्स्ड है, यहां पर भी पीरियड फिक्स्ड है, लेकिन आपको करना क्या है बेटा? आपने जितने रुपए से आरडी खुलवाई है वो अमाउंट को रीअकर करना है हर मंथ। आप पहुंच गए बैंक या आप पहुंच गए पोस्ट ऑफिस भी करता है आरडी। आपने कहा मैं 500 रुपए की आरडी खुलवाना चाहता हूं 5 साल। इसका मतलब पता है क्या है?
जिस दिन आरडी खुली है हर महीने की वही डेट तक हर महीने 500 रुपए जमा होंगे 5 साल तक। 5 साल में कितने महीने? 60 महीने। आपने पहले महीने की 1 तारीख को सपोज 1 जनवरी 2020 को आरडी स्टार्ट करी 500 रुपए, 1 फरवरी को भी पहुंच जाना, 1 मार्च को भी पहुंच जाना, 1 अप्रैल को भी पहुंच जाना, मई, जून, जुलाई, ऐसे 60 महीनों तक रीअकरिंग। और कैसे बताऊं रेकरिंग का मतलब क्या होता है? अमाउंट इज फिक्स्ड 500, टाइम पीरियड इज फिक्स्ड 5 ईयर, लेकिन बेटा अमाउंट रीअकर करनी है। एफडी में अमाउंट रीअकर नहीं करनी होती। समझ आया डिफरेंस? बेटा इसमें जो इंटरेस्ट रहता है लगभग 4.5% के आसपास रहता है। ठीक है। आरडी हमेशा 5 के मल्टीपल की अमाउंट की बनाई जा सकती है। 5 रुपए, 10 रुपए, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 99 की बना सकते हैं। 199 की नहीं, 5 के मल्टीपल में बस। ठीक है, इतनी बात ओके। चारों अकाउंट समझ आए अभी तक? हाँ आ गए। पीएचडी बस होने ही वाली थी कि एमओडीएस बीच में आ गया। एमओडीएस ये क्या होता है बेटा? मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट स्कीम। मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट स्कीम मेरा अकाउंट है ये। ऐसा लो समझा देता हूं, मेरा अकाउंट सुन के वैसे भी खुशी आपको ज्यादा होगी। ठीक है बेटा, एमओडीएस हैविंग द फीचर ऑफ सेविंग बैंक एज वेल एज एफडी। इन दोनों के फीचर रखता है एमओडीएस अकाउंट। ठीक है, जनरली प्राइवेट बैंक अकाउंट ओपन करते हैं ऐसे। मेरा एक्सिस बैंक में अकाउंट है, ठीक है, एमओडीएस अकाउंट है, ये सेविंग और एफडी के फीचर रखता है। मैंने कहा बताओ क्या करना है? वो कहता है अगर 25,000 रुपए से ज्यादा जितने भी रखे आपने बैंक में उसके ऊपर हम एफडी का ब्याज देंगे, और 25,000 से कम हुए तो सेविंग बैंक का इंटरेस्ट देंगे। मैंने कहा कमाल है ये अकाउंट। मैंने कहा फिर मेरे को एफडी हर दिन तुड़वानी पड़ेगी क्या अगर अगले दिन पैसे की जरूरत हो? कहता नहीं, तुड़वाने की टेंशन नहीं, आप किसी को भी चेक दोगे चेक क्लियर हो जाएगा, एफडी टूटेगी नहीं। मतलब कहने का मतलब क्या है? मान लो मैंने 35,000 रुपए से अकाउंट खुलवाया, बेटा 25,000 रुपए तो एक तरीके से सेविंग बैंक में रहेंगे, 10,000 रुपए एक तरीके से एफडी में रहेंगे। इसके ऊपर ब्याज 3% सेविंग बैंक की, इसके ऊपर ब्याज एफडी की 6-7%। अगले दिन मेरे को 5,000 की जरूरत पड़ गई, क्या फर्क पड़ता है? 25,000 रुपए सेविंग बैंक की ब्याज, 5,000 रुपए एफडी की। अगले दिन मुझे 10,000 की जरूरत पड़ गई, 5,000 यहां से गए, 5,000 मेरे अकाउंट में बचे, 20,000 रुपए सेविंग बैंक का इंटरेस्ट मिलता रहेगा। 3 दिन तक 20,000 ही पड़े रहे। मैंने 50,000 और जमा करा दिए, अच्छा 25,000 यहां, 45,000 की एफडी। अगले दिन मैंने 20,000 निकाल दिए, क्या फर्क पड़ता है? 25,000 यहां, 25,000 यहां। हैविंग द फीचर ऑफ सेविंग बैंक एंड करंट अकाउंट। और अब कहीं किसी के दिमाग में आ रहे हो एक एक दिन की ब्याज बैंक कैसे निकाल लेगा? भाई कंप्यूटर होते हैं यार, कंप्यूटर छोड़ो मैं ही निकाल के दिखा दूंगा आपको। कंप्यूटर तो बहुत दूर की बात है, ये कैलकुलेशन कौन सी मुश्किल है? मुश्किल लग रही है क्या? कैलकुलेट करके दिखाऊं? समझ आई बात? एमओडीएस क्या होता है? स्पेशल काइंड ऑफ अकाउंट है, मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट। मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट, बात ओके? 5 तरीके का अकाउंट खोलता है बैंक। चलो डिपॉजिट एक्सेप्ट हो गया। दूसरा मेजर फंक्शन कमाई बैंक की, लैंडिंग ऑफ फंड। लोन से ही तो कमाई है। बैंक की कमाई किससे है बेटा? लोन से है ना। अभी बेटा बैंक मैनेजर को फोन कर देना, मेरे पास 1 करोड़ के डिपॉजिट है, घर आके ले जाओ। वो कहेगा आजा, आना तो आजा, नहीं आना ना। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता डिपॉजिट से। और अभी कह देता हूं मैं, बहुत बढ़िया क्लाइंट है, फाइल उसकी बिल्कुल ओके है, 1 करोड़ का लोन चाहिए। अभी नंगा पैर भागता आएगा, अभी लेने, अभी कहेगा हाँ अभी कराओ लोन 100%। क्योंकि बैंक मैनेजर का प्रमोशन इस बात पर डिपेंड करता है आपने कितने बढ़िया लोन कर रखे हैं, कितनी रिकवरी चल रही है उसकी। पता है आपको? धनिया नहीं पता आपको। चलो जी, लैंडिंग ऑफ फंड्स। लैंडिंग ऑफ फंड्स मतलब लोन देना। ठीक है, डिपॉजिट एक्सेप्ट हो गए 5 तरीके से, सेविंग बैंक, करंट अकाउंट, एफडी, आरडी, एमओडीएस। ठीक है, अब लोन देता है बैंक 3 तरीके से। लो थोड़ा सिंपल बनाएंगे इस चीज को। लोन्स, बैंक ओडी एंड सीसी लिमिट। अब ये क्या भला होता है? देखो एक बात सुनो, बैंक ना बहुत सारे तरीके के लोन करता है। होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, लैप बोलते हैं प्यार से, ऑटो या व्हीकल लोन,
प्रोजेक्ट लोन, और भी बहुत सारे तरीके के करता होगा, पर्सनल लोन करता है। अब बेटा देखो, मैं कैटेगरी वाइज डिवाइड नहीं कर रहा, मैं ये बता रहा हूं बैंक के अगर सारे प्रोडक्ट को देखा जाए तो 3 ही तरीके के लोन दिखाई देंगे आपको। एक तरफ तो मैंने सारे के सारे लोन्स रख दिए, इन दोनों को मैं स्पेशल समझाना चाहता हूं, समझाऊंगा, कंपैरिजन कराऊंगा तो आपके दिमाग में भी कुछ जाएगा पक्का। पहले इसकी बात करेंगे, लेकिन बैंक ओडी, प्यार से बोलते हैं बैंक ओडी, फुल फॉर्म इज बैंक ओवरड्राफ्टिंग, ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। ये क्या चीज होती है बेटा? आप ना बैंक के बड़े रेप्यूटेड कस्टमर हो, ठीक है, 5 साल से या 20 साल से आपकी फर्म का अकाउंट है, करंट अकाउंट है, 20 साल हो गए, ठीक है, करोड़ों की ट्रांजैक्शन है डेली की, करोड़ों की ट्रांजैक्शन, हजारों चेक आते हैं, हजारों चेक जाते हैं, हजारों चेक आते हैं, हजारों चेक जाते हैं, बहुत बढ़िया क्लाइंट हो आप, ठीक है। एक दिन क्या हुआ, आपने बहुत सारे चेक काट दिया, आपको ध्यान नहीं था फिगर कितनी है, सारे चेक प्रेजेंट होते चले गए और आखिरी में पैसे बचे 20,000 रुपए, और आपने किसी को चेक काट के दिया हुआ 50,000 रुपए का, वो बैंक में पहुंच गया, टेलर के सामने गया, आपने चेक काट के दिया हुआ 50,000, तो टेलर ने फटाफट से बैलेंस चेक किया, उसने कहा लाओ 50,000 रुपए दो, आपने बैलेंस चेक करा, टेलर ने देखा 20,000 अकाउंट में पड़े हुए, चेक 50,000 रुपए का। प्रैक्टिकली चेक को डिसऑनर होना चाहिए, डिसऑनर समझते हो ना डिसऑनर? अच्छा हाँ, बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ लिया होगा तो हाँ ठीक है, आप बाउंस बोलते हो है ना, लेकिन हम क्या बोलते हैं, डिसऑनर बोलते हैं। चेक डिसऑनर होना चाहिए क्योंकि इनसफिशिएंसी ऑफ फंड है, पैसा नहीं है पूरा। लेकिन होगा क्या बेटा, समझो, टेलर ने देखा कि यार ये बड़ा रेप्यूटेड कस्टमर है, 20 साल से करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन है, अगर आज इस चेक को मैंने डिसऑनर कर दिया तो इसकी रेप्यूटेशन पे कहीं ना कहीं फर्क पड़ जाएगा कि क्या खाते में 20,000 रुपए भी नहीं थे, 50,000 रुपए भी नहीं थे, और सामने वाली पार्टी क्या सोचेगी, उसकी नजर में भी इसकी रेप्यूटेशन जाएगी बेटा। और दूसरी एक और बात भी बता देता हूं, आज की तारीख में डिसऑनर पे आपके ऊपर केस तक हो जाता है, पता है आपको? डिसऑनर आई एम सॉरी, डिसऑनर होने पे क्या होता है बेटा, 3 महीने तक की जेल भी है। अब ये और तगड़ा रिस्क। तो टेलर ने समझ दिखाई, चेक को ऑनर कर दिया, 50,000 रुपए दे दिए, खाते में 20,000 रुपए बढ़ गया। इसको बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्टिंग। अकाउंट में पैसा कम था, आपको ज्यादा निकालने की परमिशन दे दी क्योंकि एक रेप्यूटेड कस्टमर हो आप। दिस इज नोन एज ओवरड्राफ्टिंग करना। और इधर से बैंक से कॉल गई सीधा पार्टी के पास, सर क्या किया था ये, चेक 20,000, खाते में 20,000 रुपए, चेक 50,000 का दे दिया, अब ये 30,000 रुपए का इंडायरेक्टली आपके ऊपर लोन खड़ा हो गया, कल आकर ये पैसे जमा करा दो विद इंटरेस्ट। पार्टी आएगी, 30,000 रुपए जमा करा देगी विद इंटरेस्ट। एक दिन का इंटरेस्ट कितना बैठेगा, 10-20 रुपए बैठेगा, खाता। बैंक ओवरड्राफ्टिंग समझ आई? हाँ समझ आ गई ना समझ। मैं 9th क्लास में होता था यूपी बोर्ड में, तो 9th क्लास में मेरे को किसी टीचर ने समझाया था बैंक ओवरड्राफ्टिंग। मेरे साथ 12th की लड़की की सिटिंग लगी हुई थी, उसको आता नहीं था पेपर में, मैंने उसको समझाया था 9th क्लास में, 12th की लड़की, मैंने कहा लिख तू, तेरे बस का कुछ नहीं है। चलो जी ठीक है, मुझे क्या होता था, मुझे ही पढ़ाना पड़ेगा बाद में बच्चों को ये सब कुछ, ठीक है जी, इतनी बात ओके। अब इन दोनों में कंपैरिजन करके देखते हैं, लोन्स वर्सेस सीसी। अब ये बहुत आराम से समझना बेटा, आप बैंक में कोई भी लोन लेने गए, होम लोन, प्रोजेक्ट लोन, ऑटो लोन, कोई भी लोन लेने गए, ठीक है, आप बैंक पहुंच गए, आपने कहा बैंक लोन चाहिए, बैंक ने कहा प्रॉपर्टी बताओ क्या गिरवी रखोगे, क्योंकि हम सिक्योर्ड लोन करते हैं, बिना प्रॉपर्टी के नहीं करेंगे। आपने कहा लोन चाहिए 15 लाख रुपए का, मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू है 20 लाख रुपए। बैंक ने कहा ओके, लाओ प्रॉपर्टी के पेपर, हम गिरवी करते हैं और आपको 15 लाख रुपए का लोन दे देते हैं। आपने बेटा बैंक को पेपर दिया। बैंक लोन कैसे देता है, कैश देता है आपको बेटा, ऐसे नहीं होगा कि आपने प्रॉपर्टी के गिरवी रखे पेपर और बैंक ने एक थैला भर के दिए, लो 15 लाख रुपए ले जाओ घर, ऐसे नहीं होता। बैंक अकाउंट खोल देता है, अपने बैंक में एक अकाउंट खोल देते हैं, लोन अकाउंट खोल देते हैं, उसमें 15 लाख रुपए डिपॉजिट कर देते हैं वो, फिर आप खर्चो जहां मर्जी खर्चो, ऐसे होता है लोन, ठीक है। अब बेटा एक बात बताओ, बैंक ने आपका बैंक अकाउंट खोलकर उसमें 15 लाख रुपए जमा कर दिए, ठीक है, और आप जिस पर्पस के लिए लोन ले रहे थे, मान लो वो पर्पस किसी वजह से रिजेक्ट हो गया, ठीक है, किसी वजह से वो पर्पस कैंसिल ही हो गया आपका। अब खाते में 15 लाख रुपए पड़े हुए हैं, 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, बैंक आपसे इंटरेस्ट लेगा कि नहीं लेगा, बस ये बता दो।
बैंक आपसे इंटरेस्ट लेगा कि नहीं लेगा? यार बताओ यार, सोचो। मामा लगता है क्या हमारा जो इंटरेस्ट नहीं लेगा? है, इंटरेस्ट लेगा कि नहीं लेगा? पक्का। उसको कोई बात से फर्क पड़ता है? आपने यूज नहीं किया वैसे भाई, उसको कोई मतलब नहीं है। यूज करना है कर लो, नहीं करना ना करो। लेकिन जिस दिन लोन हो गया बेटा, उस दिन से आपका मीटर शुरू हो गया बैंक के पास। उनकी नजर में तो बेटा 15 लाख रुपए आप तक पहुंच चुके हैं, ब्याज स्टार्ट हो चुकी, यूज करो कि ना करो उनको कोई मतलब नहीं है इस बात से। ये है सारे लोन्स के लिए बात। लेकिन बेटा यहां कुछ स्पेशलिटी है, इसका नाम है सीसी लिमिट। प्यार से बोलते हैं, निक नेम है। बताओ कितना प्यारा नाम, सीसी लिमिट। फुल फॉर्म है बेटा इसकी कैश क्रेडिट लिमिट। ठीक है, फुल फॉर्म क्या है? कैश क्रेडिट लिमिट। फीचर समझना, यहां से कंपेयर करा रहा हूं। आप बैंक में पहुंच गए, आपने कहा बैंक सीसी लिमिट बनवानी है। बैंक ने कहा क्या करोगे? कहता मेरा बिजनेस है, बहुत पैसे की जरूरत होती है, इस्तेमाल करूंगा। बैंक ने कहा प्रॉपर्टी बताओ क्या गिरवी रखोगे? आपने बोला 15 लाख की सीसी चाहिए, 20 लाख की प्रॉपर्टी दे रहा हूं। बैंक ने कहा ओके बेटा, आपका अकाउंट खोल दिया गया, सीसी लिमिट खोल दी गई, 15 लाख रुपए जमा कर दिए गए। अब सोच समझ कर बोलना बेटा, 2 दिन तक पैसे नहीं निकले, ब्याज लगेगी? नहीं बेटा, ये स्पेशल पर्पस अकाउंट है। जितना पैसा विड्रॉ करोगे सिर्फ उसी का इंटरेस्ट देना है, बाकी कुछ नहीं। मैंने कुछ नहीं निकाले 3 दिन तक, कोई ब्याज नहीं। चौथे दिन बेटा, मान लो आपकी सहारनपुर में रायवाला में शॉप है और चौथे दिन आप पहुंच गए सूरत गुड्स लेने, माल लेने। आपने सूरत में 5 लाख रुपए के चेक दिए, आपके खाते से 5 लाख रुपए निकल गए। ब्याज कितने रुपए पे? 5 लाख रुपए पे। बेटा सहारनपुर पहुंचे, पहले दिन गुड्स की सेल करी 50,000 रुपए। 50,000 रुपए आपके पास आए, सीसी लिमिट में जमा करा दिए। अब पैसे कितने निकले हुए? 4.5 लाख, ब्याज 4.5 लाख पे। अगले दिन दुकान पे सेल हुई 2 लाख रुपए की, 2 लाख रुपए आए, सीसी लिमिट में जमा कर दिया। पैसे निकले हुए 2.5 लाख रुपए, ब्याज 2.5 लाख पे। फिर चले गए सूरत। अब बेटा वहां से गुड्स खरीद के लाए 3 लाख रुपए का। ठीक है, 3 लाख के चेक दिया है, 2.5 लाख पहले निकले हुए थे, 3 लाख अब निकल गए, ब्याज 5.5 लाख पे। दुकान पर आकर बेटा 2 लाख रुपए की सेल कर दी, 2 लाख रुपए आए, सीसी लिमिट में जमा करा दिए। पैसे निकले हुए 3.5 लाख, ब्याज 3.5 लाख पर। पूरे जिंदगी यही कहानी चलती रहती है। जितना विड्रॉ करोगे उस पर इंटरेस्ट देना है, दैट्स इट। और किसी अमाउंट पे इंटरेस्ट नहीं देना। समझ आई बात? हाँ, सब समझ आ गया। एक्सपर्ट हम ही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हमारी। हाँ जी, बात ओके, पक्का से? ठीक है। अच्छा, 5 तरीके के डिपॉजिट एक्सेप्ट करे थे, समझ आए थे? 3 तरीके का लोन दिया, समझ आया? हाँ ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। एक्सपर्ट बनने की तरफ ही हम। बेटा थर्ड वन इज चेक फैसिलिटी। लो जी, बैंक का थर्ड फंक्शन है चेक फैसिलिटी। चलो एक बात बताता हूं, ऐसे ही ध्यान आ रही है। अगर किसी भी डिक्शनरी में कोई वर्ड स्टार्ट होता है विद क्यू, या बेटा किसी वर्ड के बीच में आता है क्यू, हमेशा क्यू के बाद यू आता है। सोच कर बता देना कोई वर्ड जहां क्यू के बाद यू ना आता हो, सोच लो। चलो ठीक है, आज ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी खोलकर देख लेना, मिलेगा नहीं कोई वर्ड, सोचने की जरूरत नहीं है। चलो जी ठीक है जी, आप सामने देखो, मैं अपने टॉपिक पर वापस आता हूं। ठीक है, चेक फैसिलिटी। बेटा चेक होते हैं 2 तरीके के। ठीक है, एक होता है बियरर चेक और एक होता है बेटा क्रॉस चेक। लो जी समझते हैं क्या होता है ये। बेटा क्या चेक बुक का डिफरेंस होता है? आप बैंक में गए, आपने कहा बैंक चेकबुक इशू करानी है, तो ये कोई चेकबुक का डिफरेंस होता है? आप बैंक को ये कहते हो बियरर चेकबुक इशू करानी है या क्रॉस चेकबुक? नहीं बेटा, चेकबुक तो एक जैसी ही आती है। चेकबुक आ गई आपके पास, ठीक है। अब बेटा ये डिपेंड करता है आप चेक कौन सा काटना चाहते हो, बियरर या क्रॉस। अभी डिफरेंस समझ में आएगा धीरे धीरे। सबसे पहले बात करेंगे बियरर चेक की। बेटा चेकबुक की शक्ल देखी है वैसे कभी हमने? चेक देखा है कभी? देखा है। पे, अमाउंट इन वर्ड्स, अमाउंट आपके सिग्नेचर और यहां पर होती है डेट। ठीक है, ठीक है। मान लो बेटा मैंने चेक के पैसे देने थे शिवांग को, ठीक है, तो मैंने लिखा पे टू, सॉरी ये पे टू होता है, पे टू शिवांग
डेट डाल दी कुछ भी, लेट्स सपोज 8 जनवरी 2020, अमाउंट लिख दी 20,000 रुपए और यहां पर वर्ड्स में लिख दी 20,000। ठीक है, मैंने चेक दे दिया शिवांग को। ठीक है बाबू, एक बात समझ लो, पहली बात तो बियरर चेक के केस में आपको मेरे बैंक में आना है जिसने चेक काट के दिया है। कौन सी ब्रांच में आओगे बेटा? बहुत अच्छे से चेक के ऊपर ब्रांच का एड्रेस लिखा होता है, किस बैंक का चेक है ये भी लिखा होता है, एड्रेस भी लिखा होता है। मैंने शिवांग को पैसे दिए, इसको बेटा क्या करना पड़ेगा? मेरे बैंक में आना पड़ेगा और मेरे बैंक से इसको 20,000 रुपए मिलेंगे, वो भी कैश। कैसे मिलेंगे? कैश मिलेंगे। लेकिन सुनो, ऐसा हुआ नहीं, शिवांग को पैसे देने थे हार्दिक के, इसने क्या करा, और उसने भी 20,000 देने थे बाय चांसली, इसने क्या करा, ये चेक उठाकर हार्दिक को दे दिया, हार्दिक तू जा बैंक से निकलवा ला। अब आधे तो बेचारे कंफ्यूज हो जाएंगे, नाम लिखा है शिवांग का, बैंक को इस बात से कोई मतलब नहीं है किसका नाम लिखा है। पता है क्यों? चेक का नाम क्या है? बियरर। अब मेरे साथ साथ रहना और एक वर्ड सुनना जरा पूरा ध्यान लगाकर बेटा। द वन हु इज द बियरर इज द ऑनर। यहां पर बेटा जिसके पास चेक है ना वही मालिक है, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। करेंसी उठाकर देख लेना आज अपनी, 500 रुपए का नोट, 100 रुपए का नोट, 50 रुपए का, 2,000 रुपए का, सब पे लिखा है आई प्रॉमिस टू पे द बियरर द सम ऑफ दिस एंड दैट, ऐसे ही कुछ लिखा है। मतलब क्या है? द वन हु इज द बियरर इज द ऑनर। आज मेरी जेब से 500 का नोट गिर जाए, कोई और उठा ले, पूरी जिंदगी लगा देना, साबित नहीं कर सकते ये आपका नोट है। जिसका है वही मालिक है, जिसके पास है वही मालिक है। पता है आपको बेटा, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता नाम किसका लिखा है। मैंने शिवांग को दिया, शिवांग ने हार्दिक को दिया, हार्दिक ने सिमर को दे दिया, सिमर ने देखा ब्रांच का एड्रेस ये है, वो आई मेरे बैंक में चेक प्रेजेंट करा, 20,000 रुपए कैश मिल जाएंगे। किस क्या नाम लिखा है पता नहीं, बैंक को कोई मतलब नहीं है नाम से। तो बेटा ये चेक बड़ा रिस्की भी होता होगा। हाँ, अगर हार्दिक से चेक खो जाए, किसी को मिल जाए, उसने देख लिया ओहो इस ब्रांच का जाएगा, फटाफट गया 20,000 रुपए निकलवा सकता है। ठीक है, लेकिन एक तरीके से रोका भी जा सकता है, स्टॉप पेमेंट लगवाकर। अगर आपका चेक हो गया, फटाफट बैंक ब्रांच में जाओ, या मेरे को ही इन्फॉर्म करना पड़ेगा आपको, जिसने चेक काट के दिया था वो बैंक ब्रांच में जाएगा और बताएगा मेरे से चेक हो गया गलती से, स्टॉप पेमेंट लगवा देगा। वो चेक कभी भी बैंक में प्रेजेंट होगा, स्टॉप पेमेंट लगी हुई होगी, कोई पेमेंट नहीं होगी। लेकिन वैसे बता देता हूं बेटा, बियरर चेक में नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया पता है कैसे काटती है बियरर चेक? नाम छोड़ो, लिखते हैं सेल्फ, पे टू सेल्फ, सेल्फ लिख के काटते रहते हैं चेक, नाम ही नहीं लिखते किसी का, छोड़ दो कहानी। समझ आया? बियरर चेक क्या है? क्रॉस चेक। लो जी, अब कहानी में बेटा ट्विस्ट है, अब बहुत मजेदार होने वाली है कहानी। ठीक है जी, चलो चेक दिया मैंने काटकर, पे टू शिवांग। ठीक है, और इसको क्रॉस कैसे करते हैं देखो बताता हूं। क्रॉस क्या होता है बेटा? दो पैरेलल लाइन खींच दो तो भी क्रॉस हो गया, दो पैरेलल लाइन खींचकर बीच में लिख दो अकाउंट पेई, अकाउंट पेई, तो भी क्रॉस हो गया। मैंने शिवांग से पूछा तेरा बैंक कौन सा है, इसने बोला मेरा बैंक है पंजाब नेशनल बैंक, तो दो पैरेलल लाइन खींचकर पंजाब नेशनल बैंक लिख दो तो भी क्रॉस हो गया। ये तीनों रास्ते हैं क्रॉस करने के। वैसे बता देता हूं बेटा, इंडियंस आर वेरी लेजी, तो हम क्रॉस ऐसे करते हैं। ठीक है ना? हाँ, क्या रे क्या मेहनत करनी, हम बहुत लेजी हैं। ठीक है ना? लो जी, ये हो गया चेक क्रॉस कर दिया मैंने क्रॉस। ठीक है, अब क्या इफेक्ट है इसके समझना। पहली बात बेटा, अब शिवांग मेरे बैंक में नहीं आएगा, ये कहां जाएगा? अपने बैंक में जाएगा, पहली बात। दूसरी बात बेटा, ये इसके पैसे इसको नगद नहीं मिलेंगे, कैश नहीं मिलेंगे, इसके अकाउंट में ही जाएंगे और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, मैं बताता हूं मेरा बैंक है। अब मैं दो बातें इसमें भी करने वाला हूं, ये भी समझना। मेरा बैंक है पीएनबी माधोनगर और इसका बैंक है पीएनबी बेरीबाग। मैंने चेक काट कर दिया इसको 20,000 रुपए, नाम किसका लिखा है? शिवांग का। क्या ये किसी को एंडोर्स कर सकता है चेक? नहीं बेटा, क्रॉस चेक में जिसका नाम लिखा है उसी को ही पैसे मिलेंगे, दैट्स इट, और कुछ नहीं हो सकता। तो शिवांग पहुंच गया अपनी बैंक ब्रांच में, बेरीबाग ब्रांच पीएनबी की। ठीक है,
अब करेगा क्या ये बेटा, पे इन स्लिप भरेगा और बेटा चेक को प्रेजेंट करेगा। क्या दोनों सिमिलर बैंक के चेक हैं? क्या बैंक दोनों के सिमिलर हैं? है। मेरा भी पीएनबी था, इसका भी पीएनबी था। बेटा 1 मिनट लगेगा, मेरे अकाउंट से पैसे कटेंगे और शिवांग के बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। क्योंकि एक बात समझो, पीएनबी बैंक वाले पीएनबी का सर्वर नहीं चला सकते। पीएनबी वाले पीएनबी का सर्वर नहीं चलाएंगे तो और कौन चलाएगा? पीएनबी बेरीबाग वाले ने अकाउंट खोला, मेरा देखा 20,000 रुपए पड़े हैं कि नहीं पड़े थे, उसने मेरे अकाउंट से डेबिट करे, शिवांग के अकाउंट में प्लस हो गए। ओके, कहानी में ट्विस्ट है। इसका बैंक था एचडीएफसी बैंक, ये पहुंच गया एचडीएफसी बैंक में, पे इन स्लिप भर ली, ठीक है, चेक प्रेजेंट कर रहा है। बाबू एचडीएफसी बैंक वालों को परमिशन होती होगी पीएनबी का सर्वर चलाने की? सोच के बोलना, नहीं होगी। तो बेटा क्या चेक की पेमेंट मिलने वाली है सेम पॉइंट ऑफ टाइम पर? नहीं। क्या होगा बेटा, ये चेक ड्रॉप बॉक्स में चेक डालकर आ जाएगा। शाम को वो चेक निकालेंगे बेटा, चेक क्लियरिंग के लिए जाएगा। ये क्लियरिंग कैसे होती है बेटा, अब ऑनलाइन होने लगी, पहले क्लियरिंग सेल लगती थी सहारनपुर में, हर जगह पर एक सेल लगती है क्लियरिंग सेल। वहां पर हर बैंक का एक रिप्रेजेंटेटिव आता था, वो बताता था इस पर्सन के अकाउंट में इतने पैसे हैं कि नहीं, फिर जाकर क्लियर होता था। तो एचडीएफसी वाले अब कंफर्म करेंगे पीएनबी माधवनगर से इसके अकाउंट में इतने पैसे हैं, उसने कहा है, तब जाकर वहां से डेबिट होंगे और यहां पर प्लस होंगे, जिसमें आज की तारीख में 1.5 से 2 दिन लग जाते हैं। समझ आई बात? बात ओके है? क्रॉस चेक और बीआरआर चेक समझ में आया? नेक्स्ट टॉपिक करेंगे बेटा स्टार्ट फंड ट्रांसफर। अब बहुत बहुत काम की बात है फंड ट्रांसफर, समझने की कोशिश करना, ठीक है जी। अगर ये समझ में आ गया बेटा, अब समझ लेना लगभग बैंकिंग खत्म हो गई। अगर फंड ट्रांसफर समझ में आ जाए, फंड ट्रांसफर 2 ही तरीके से हो सकता है बेटा, नोन एज आरटीजीएस एंड नेफ्ट। अभी फुल फॉर्म वगैरह सब कुछ डिफरेंस देखेंगे, लेकिन ये पहले बेस बताता हूं क्या है बेटा। आपका गुड्स आता है सूरत से, आप रायवाला में काम करते हो, ठीक है, आज ट्यूसडे है, आपने जाना था, तबीयत खराब हुई, आप जा नहीं पाए, ठीक है, दुकान पे गुड्स शॉर्ट है, आपने फोन किया अपने सप्लायर को कि सप्लायर 1 करोड़ रुपए का वहां से गुड्स भेज दे, मैं नेक्स्ट वीक आऊंगा तो 1 करोड़ रुपए तेरे को दे दूंगा। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो, ऐसे कौन रिस्क लेगा, आप जमा करा दो मेरे अकाउंट में, अभी जमा कराओ, मैं अभी यहां से गुड्स भेजता हूं। आपने कहा ठीक है, मैं तो नहीं आ सकता, फिर एक काम करता हूं, मैं अपने किसी दोस्त के हाथ चेक भिजवा देता हूं। तो उसने पूछा आपका बैंक कौन सा? आपने कहा एचडीएफसी। उसने कहा मेरा पीएनबी है, 1.5 दिन में 2 दिन में क्लियर होगा, मैं चेक लगाऊंगा, जब क्लियर हो जाएगा मैं तो तभी गुड्स भेजूंगा, वरना नहीं भेजना। ये तो परेशानी खड़ी होगी, परेशानी नहीं होगी बेटा, मेरे को गुड्स चाहिए अर्जेंट। बेटा आपने पूछा कि आपका बैंक पीएनबी, चलो मैं पीएनबी में जाके कैश जमा करा देता है 1 करोड़ रुपए, इतना रिस्क लोगे नहीं जनरली आप बेटा, कि 1 करोड़ रुपए कैश लेके जा रहे हो सड़क से और 1 करोड़ रुपए कैश जमा करा रहे हो। पहली बात, वो आपको परमिशन ही नहीं देगा 1 करोड़ कैश जमा कराने की, क्योंकि उसके ऊपर भी रिस्क आता है इनकम टैक्स का, कैश नहीं जमा करा सकते। तो बेटा ये कैसे परेशानी हल होगी? ये परेशानी का हल बेटा ये दोनों है, आरटीजीएस एंड नेफ्ट। आप अपने ही बैंक में जाओगे एचडीएफसी में और वो पीएनबी में ही बैठा रहेगा बेटा, पैसा यहीं से पहुंचेगा और 1-1 सेकंड में पहुंच जाता है, यहीं से बैठे बिठाए पैसा पहुंच जाएगा, यहीं से बैठे बिठाए। कैसे पहुंचेगा समझो बेटा, आरटीजीएस की फुल फॉर्म होती है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। फुल फॉर्म तो याद ही होगी ना, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। चलो आज दोनों का मतलब भी समझा दूं, आपने सिर्फ फुल फॉर्म याद करी है और मैं मतलब समझाने वाला हूं। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, रियल टाइम मतलब एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम। आप पहुंचे अपने बैंक में एचडीएफसी में, आरटीजीएस का फॉर्म भरा, पार्टी के अकाउंट की डिटेल डाली और वो पीएनबी में आपने कहा 1 करोड़ रुपए भी ट्रांसफर करने, आरटीजीएस लगानी है। बेटा रियल टाइम का मतलब समझते हो? एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम। आप बैंक ब्रांच से बाहर नहीं निकलोगे बेटा, आरटीजीएस हो चुकी होगी, रियल टाइम। एंड ग्रॉस सेटलमेंट मींस, अभी समझ में आएगा ग्रॉस सेटलमेंट जब इसके साथ कंपेयर कराऊंगा। लेकिन वैसे एक बात बोलता हूं बेटा, आरटीजीएस जनरली 2 लाख से ज्यादा के लिए होती है और नेफ्ट अप टू ₹2 लाख के लिए हम ज्यादा यूज करते हैं।
नेफ्ट क्या होता है बेटा, फुल फॉर्म क्या होती है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, इन दोनों में एक डिफरेंस है बेटा, ये रियल टाइम होती है, ये बैचेस में होती है। बैचेस मतलब बेटा बैंक में बैचेस चलते हैं, 10:30 बजे तक जितनी नेफ्ट आ गई वो लगेगी, फिर 11:30 बजे लगेगी, फिर 12:30 बजे लगेगी, फिर 1:30 बजे लगेगी, फिर 2:30 बजे लगेगी, फिर 3:30 बजे लगेगी। लगभग 6 बैचेस लगते हैं दिन में। 10 बजे से लेकर 10:30 बजे तक जितनी आई वो इकट्ठी 10:30 बजे होंगी। 10:30 से 11:30 के बीच में जितनी आई वो इकट्ठी 11:30 होंगी। क्या सेम पॉइंट ऑफ टाइम पर हो रही है? सेम पॉइंट ऑफ टाइम पर नहीं हो रही। क्या लेकिन सेम डे में हो जाएंगे? हाँ, पैसे सेम डे में तो पहुंच ही जाएंगे, 100% इस बात की। ठीक है बेटा, अब इन दोनों के सेटलमेंट को समझने की कोशिश करना। ये जो सेटलमेंट करता है ये ग्रॉस सेटलमेंट करता है, और ये जो सेटलमेंट करता है ये नेट सेटलमेंट करता है। मैं समझाता हूं आपको, समझना जरा। ठीक है, समझ लो बेटा, पीएनबी माधवनगर में मेरा कोई अकाउंट है, ठीक है, और लक्ष्य का अकाउंट है पीएनबी मयूर विहार ब्रांच दिल्ली। ठीक है, समझ लो, समझने में क्या जा रहा है। ठीक है, अब बेटा पीएनबी छोड़ो, इसका एचडीएफसी में अकाउंट है, एचडीएफसी मयूर विहार, मेरा पीएनबी माधवनगर सहारनपुर सिटी। ठीक है जी, सिमर का अकाउंट भी पीएनबी माधवनगर सहारनपुर सिटी है, और मानस का अकाउंट है एचडीएफसी मयूर विहार दिल्ली। इन दोनों का अकाउंट है एचडीएफसी मयूर विहार दिल्ली, और हम दोनों का अकाउंट है पीएनबी माधवनगर ब्रांच सहारनपुर। ठीक है, मैं पहुंच गया बैंक में 10 बजे। मैंने कहा 1.5 लाख रुपए ट्रांसफर करने हैं लक्ष्य को, नेफ्ट का फॉर्म भर दिया मैंने। ठीक है, अप टू ₹2 लाख तक जनरली ये इस्तेमाल की जाती है। मैंने 1.5 लाख का फॉर्म भर दिया कि इसको ट्रांसफर करना है। कितने बजे पहुंचा हूं मैं? 10:15 बजे। ठीक है, ये ट्रांजैक्शन होगी कितने बजे बेटा? 10:30 बजे। आप समझदार हो चुके हो। ठीक है, 10:30 बजे होगी ये ट्रांजैक्शन। ठीक है, 1.5 लाख रुपए ट्रांसफर मैंने लक्ष्य को करने थे। मानस पहुंच गया 10:20 पर मयूर विहार एचडीएफसी ब्रांच दिल्ली में। ठीक है, इसने बोला 1 लाख रुपए का फंड ट्रांसफर करना है सिमरप्रीत के अकाउंट में। ठीक है, 10:20 पे। ये ट्रांजैक्शन कितने बजे होगी? फटाफट बोलो। 10:30 बजे होगी। पक्के से बात है क्लियर? अब समझने की कोशिश करना। 10:30 बजे जब बैंक नेफ्ट करने बैठेगा तो बेटा बैंक करेगा नेट सेटलमेंट। नेट मतलब उस टाइम तक जितनी ट्रांजैक्शन आ चुकी होंगी सबको क्लब किया जाएगा। मैं बोलता हूं 2 ही ट्रांजैक्शन आई, इनको क्लब कर रहा है बैंक। अब देखो क्या हुआ, वहां 1 लाख रुपए पड़े हैं दिल्ली में, जिसको सहारनपुर में पहुंचना है। सहारनपुर में पड़े हुए 1.5 लाख रुपए जिनको दिल्ली पहुंचना है। अब होगा पता है क्या, वहां 1 लाख पड़े हैं ना, वहां से तो 1 लाख रुपए उठाकर लक्ष्य को दे दिए जाएंगे। यहां से जाएंगे कितने? सिर्फ 50,000 रुपए। यहां से 1 लाख रुपए सिमरप्रीत को दे दिया जाएगा। समझ में आया बैंक ने क्या करा? दोनों ट्रांजैक्शन जोड़ दी और नेट सेटलमेंट की क्लब करके। अगर ये आरटीजीएस होती तो भी समझ लो क्या होता। मान लो बेटा मेरे को 2.5 लाख देने थे, मैंने आरटीजीएस का फॉर्म भरा, 10-15 पे भरा, 10-16 पे आरटीजीएस लग चुकी होती। ये 10-20 पे आया, 1 लाख से कुछ ज्यादा, 2,15,000 रुपए ट्रांसफर करने 10-21 पे लग चुकी होती। वहां नेट सेटलमेंट का लॉजिक ही नहीं आता। वहां सेटलमेंट होती है ग्रॉस सेटलमेंट। ग्रॉस मतलब अलग अलग ट्रांजैक्शन अलग अलग सेटल डाउन होंगी। समझ आई बात? मैं आई होप मेरे को बहुत अच्छे से बताया, ये कभी पढ़ा नहीं होगा, पढ़ाया ही नहीं होगा किसी टीचर ने कोर्स में, 100% श्योरिटी दे रहा हूं। इसलिए तो बैंक पता नहीं होता, एमकॉम कर लेते हैं, बैंक में खड़े होते हैं, भैया फॉर्म भर दो, पता ही कुछ नहीं बैंक के बारे में। 11th क्लास का टॉपिक है, एमकॉम तक बताता नहीं कोई। यकीन मानना आरटीजीएस और नेफ्ट में आधे से ज्यादा दुनिया के लोग डिफरेंस नहीं बता सकते, आधे से ज्यादा लोग। चलो खैर, मेरा मुद्दा नहीं है सबको ठीक करने का। लास्ट वन इज अलाइड सर्विसेज। और क्या बैंक सर्विस देता है बेटा? देखो 4 मेजर काम कर चुके हैं, इससे मेजर कुछ नहीं है, जितने 4 हमने काम पढ़ लिया। डिपॉजिट एक्सेप्ट करे, लोन दे दिए, 2 तरीके के चेक के बारे में पढ़ लिया, फंड ट्रांसफर पढ़ लिया। और बेटा अब बैंक और क्या एक्स्ट्रा काम करता है? लोकर फैसिलिटी देता है बैंक।
यार बता दो यार। हाँ देता है, लोकर फैसिलिटी देता है। और क्या करता है बैंक? डिमांड ड्राफ्ट। इसके ऊपर मेरा डिस्कशन बहुत अच्छे से रहेगा। डिमांड ड्राफ्ट और बस, और तो कुछ करता ही नहीं बैंक। तुम हो वैसे बहुत कमाल सारे, वाह यार हैं। बेटा बैंक हमारे बिहाफ पर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भी पे करता है, हेल्थ इंश्योरेंस भी पे करता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी देता है, हाउस टैक्स भी पे करता है। बैंक हमारे बिहाफ पर डिविडेंड भी कलेक्ट कर लेता है, इंटरेस्ट भी कलेक्ट कर लेता है। और बैंक में भी एन नंबर ऑफ फंक्शन है। अभी मेरे को ना कार्ड्स का जिक्र नहीं करना, वरना मैं एटीएम कार्ड्स पे भी आता। चैप्टर 5 में आएगा ना, वहां पर डिस्कशन कर दूंगा, अभी और कुछ नहीं। ई बैंकिंग फैसिलिटी देता होगा बैंक? नेट बैंकिंग हाँ देता होगा। इसका ये अगला टॉपिक है, इसलिए इसकी टेंशन ना लो। अभी पहले इसकी बात करनी है, डिमांड ड्राफ्ट की। ये क्या चीज होती है? डीडी क्या चीज होती है? कमाल है। लो जी समझाता हूं बेटा, देखो बताता हूं। बहुत सारे इंस्टीट्यूट डिमांड ड्राफ्ट से पेमेंट लेते हैं। हमारा भी इंस्टीट्यूट डिमांड ड्राफ्ट से लेता था जब मैं सीए करता था, आईसीआई। अब होता क्या है बेटा, मैं बैंक में गया, मैंने कहा बैंक डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है। बैंक कहता था ठीक है फॉर्म भर दो। बैंक में एक फॉर्म होता है, अगर आपने डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है उसका फॉर्म होता है। उसमें लिखना क्या होता है बेटा, आपको कुछ बातें लिखनी होती है। इन फेवर ऑफ किसके फेवर में बनवा रहे हो, अमाउंट क्या है, सॉरी पेबल एट, कहां पर पे होगा, अमाउंट लिखनी होती थी और डेट। ये 4 बातें लिखनी होती हैं कंपलसरी, ठीक है। डिमांड ड्राफ्ट में कोई गारंटी नहीं होती, अभी जरूरत भी नहीं पड़ती, तो समझियो जरा भी इस बात को। अ लिटिल नॉलेज इज अ वेरी डेंजरस थिंग। बेटा मैंने आज की डेट डाली, लिखा इन फेवर ऑफ द सेक्रेटरी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, पेबल एट कानपुर, और अमाउंट लेट सपोज कुछ भी 20,000 रुपए, और आज की डेट डाल। 20,000 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है, किसके फेवर में, द सेक्रेटरी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। कहां पर पे होगा, कानपुर में पे होगा। जितना भी यूपी का इलाका है इनका सबका, हमारा आईसीआई का ब्रांच ऑफिस है कानपुर में, तो सारी बातें कानपुर से ही चलती हैं, तो कानपुर में जाना है ड्राफ्ट। बेटा मैंने बैंक को 20,000 रुपए दिए और बैंक कहता है 15-20 मिनट के बाद ड्राफ्ट मिलेगा। पहले 20,000 रुपए देने पड़ेंगे, बैंक की कमीशन साथ में देता हूं डिमांड ड्राफ्ट बनाने की, फिर मेरे को डिमांड ड्राफ्ट मिलेगा। डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है बेटा, जस्ट लाइक अ प्रिंटेड चेक। चेक की तरह होता है बिल्कुल दिखने में, लेकिन वो प्रिंटेड होता है, बैंक ने प्रिंट करके दिया होता है। द सेक्रेटरी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, चेक में हाथ से लिखते हो ना, ये प्रिंटेड होता है, बिल्कुल प्रिंटेड चेक मिल गया मेरे को। अब मैं क्या करता हूं बेटा, अपना फॉर्म और चेक, डिमांड ड्राफ्ट ये भेज देता हूं कानपुर। कानपुर में वो क्या करते हैं, मेरा फॉर्म निकालते हैं, मेरा डिमांड ड्राफ्ट निकालते हैं, अपने अकाउंट में लगाते हैं, पैसे क्लियर। समझ आई बात? अब समझना जरा बेटा, विच इज मोस्ट सेफर, चेक और डीडी? ज्यादा सेफ कौन सा होता होगा, चेक या डीडी? बेटा देखो एक बात सुनो, मेरे अकाउंट में 5,000 रुपए है, मैंने आपको 50,000 का चेक काट के दे दिया, आपको पता है कि नहीं? मेरे अकाउंट में 5,000 रुपए हैं, आपको मैंने 50,000 का चेक दे दिया, आपको पता है कि नहीं? नहीं। डिमांड ड्राफ्ट दे सकता हूं 50,000 का, बैंक बना के दे देगा बिना 50,000 दिए? बेटा वहां 50,000 दूंगा तभी तो 50,000 का डीडी मिलेगा। डीडी कभी डिसऑनर नहीं होता, डिसऑनर होगा कभी, इसलिए डीडी ज्यादा सेफर होता है देन चेक। समझ आई बात? अभी अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ई बैंकिंग, फिर लेंगे ब्रेक। अच्छा ये बताऊं क्या होता है बेटा, बैंक आपके बिहाफ पर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर देता है। मान लो बेटा मेरे लाइफ इंश्योरेंस करा रखा है और उसके हर साल इंस्टॉलमेंट करती है 15 सितंबर को। मैं हर बार भूल जाता हूं, फिर दोबारा जमा करा के आता हूं इंटरेस्ट के साथ, हर बार भूल जाता हूं। मैंने कहा यार तो बहुत चक्कर है। मैंने बैंक को कहा बैंक तो यार एक एसआई लगा दे। बैंक कहता है एसआई क्या, स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन, कि ऑटोमेटिकली हर साल की 15 सितंबर को मेरे अकाउंट से पैसे कटे, उनके अकाउंट में प्लस हो जाए। बैंक ने कहा ठीक है डन, इसके बदले में कमीशन लूंगा। मैंने कहा दी तेरी कमीशन जो भी है, 2 रुपए 3 रुपए 4 रुपए 5 रुपए। बेटा इंटरेस्ट देने से अच्छा है बैंक को दे दो। बैंक आपके भी यहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भी पे कर देता है, हेल्थ इंश्योरेंस भी पे कर देता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी पे कर देता है, हाउस टैक्सेस भी पे कर देता है।
और आपके बिहाफ पर डिविडेंड भी कलेक्ट कर लेता है, इंटरेस्ट भी कलेक्ट कर लेता है। अगर आपको ये कहेगा ना ये नहीं पता, तो आपके ऐसा पागल कोई नहीं है। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाई है, आप समझदार हो, वहां पर इन बातें आती हैं कि बैंक ने आपके बिहाफ पे डिविडेंड कलेक्ट कर दिया और आपको पता नहीं लगा, लो रिकंसाइल करके दो इसको। यार हेल है यार, नहीं बता क्या? ओके है ना बात? ई बैंकिंग मेरा टॉपिक है, चलो जी इसकी बात करते हैं। बाबू क्या मतलब होता है ई बैंकिंग का? ई बैंकिंग मतलब इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। ई डिनोट किसको कर रहा है? इलेक्ट्रॉनिक को। यार बोल नहीं रहे यार, मैं भी वेबसाइट बनवा रहा हूं, ई सक्सेस मंत्रा। सच में यार मैं मजाक नहीं कर रहा यार, बाकी तुम हर चीज को मजाक सोचते रहो, ठीक है ना? ई बैंकिंग, ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक मतलब यूजिंग इंटरनेट, यूजिंग इंटरनेट, इंटरनेट का इस्तेमाल करके बैंकिंग करना। होती होगी बैंक में, फैसिलिटी देता है बैंक आपको ई बैंकिंग की आज की तारीख में? नहीं देता। अच्छा देखो बताता हूं आपको होता क्या है बेटा। दो आपको पासवर्ड मिलते हैं ई बैंकिंग के केस में, एक यूजर आईडी, एक लॉगिन पासवर्ड मिलता है, एज वेल एज बेटा ट्रांजैक्शन पासवर्ड अलग होता है, ठीक है? आपने यूजर आईडी डाली और लॉगिन पासवर्ड डाल दिया, लॉगिन हो गया आपका अकाउंट। आप क्या क्या चेक कर सकते हो? बैलेंस कितना है, एफडी करा रखी थी कि नहीं करा रखी थी, अगर करा रखी थी तो उसमें बैलेंस कितना है, अकाउंट की समरी चेक कर सकते हो बेटा, कितने डिपॉजिट हुए अभी तक, कितने विड्रॉल हुए, साल 2 साल 4 साल की भी चेक कर सकते हो। लेकिन बेटा कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते जब तक ट्रांजैक्शन पासवर्ड नहीं डालोगे। आपने एक नई एफडी फॉर्म करने की कोशिश करी ई बैंकिंग से, वो आपको कहेगा पहले ट्रांजैक्शन पासवर्ड डालो। इस सेंस में ये बहुत बहुत सेफर है क्योंकि 2 पासवर्ड है। दूसरी बात एक और बता देता हूं, देखो बेटा पहले हैकिंग हो जाती थी, इन चीजों की बहुत हैकिंग होती थी, ठीक है ना? पता ही होगा, आपने कभी ना कभी सुना होगा। आज की तारीख में नहीं होती होगी। अब बेटा बहुत कम चीजें ये सुनने में आती हैं। एक बताता हूं, लो कुछ बात एक्स्ट्रा नॉलेज। जब भी आप एक काम करना, गूगल पर अभी थोड़ी देर बाद डालकर देखना, ब्रेक करूंगा तो पीएनबी नेट बैंकिंग, जो लिंक खोलेगा ना वो ऐसे खोलेगा। देखो एक डिफरेंस होता है एचटीटीपी और एचटीटीपीएस में, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है ना? जिनके पास सीएस है उनको पता होगा, है किसी के पास? चलो है, ठीक है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर्ड, जितनी भी नेट बैंकिंग की वेबसाइट है सब इस पर खुलती हैं, सिक्योर्ड है, एक्स्ट्रा सिक्योरिटी फीचर लगाए गए हैं, ठीक है। दूसरी बात, अच्छा इसका बैंक को फायदा है या इंटरनेट बैंक का? नहीं। बस ये बताओ, इंटरनेट बैंकिंग का बैंक को फायदा है कि नहीं, और कस्टमर को फायदा है कि नहीं? है कि नहीं? बेटा बैंक कभी चाहता है कि आप बैंक ब्रांच में आओ? बैंक चाहता है आप बैंक ब्रांच में आओ? तुम कमाल हो, कुछ नहीं बताता तुम्हें दीन दुनिया के बारे में। देखो एक बात बताता हूं, अगर आप बैंक ब्रांच में जाकर कोई ट्रांजैक्शन करते हो ना, तो एक एनालिसिस बोलता है कि बैंक को हर ट्रांजैक्शन की कॉस्ट 45 रुपए आती है। अब आप कह रहे हो बैंक को कैसे कॉस्ट आती है? बेटा इतना सारा स्टाफ बैठा हुआ है, 10 स्टाफ बैठा हुआ है, एवरेज सैलरी 50,000 रुपए पर मंथ, 5 लाख रुपए महीना। समझ आई बात? इसके अलावा रेंट, बैंक कोई भी प्रेमाइसेस अपना नहीं खरीदता, 2-3 लाख रुपए रेंट, 8 लाख रुपए हो गए। इसके अलावा सिक्योरिटी गार्ड के एक्सपेंसेस, इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी के बिल, मिला के मान लो 10 लाख रुपए महीना खर्चा है। आप गए और आपने सेविंग बैंक में जाकर 500 रुपए जमा करा दिए। बैंक आपसे कोई चार्जेस लेता है सेविंग बैंक में पैसे जमा कराने के? नहीं। आपको होता है बैंक को, आपने तो कराए 500 रुपए जमा, बैंक को उसका खर्चा कितना? इनडायरेक्टली बेटा बैंक को ना एक उस ट्रांजैक्शन का खर्चा जो आप बैंक ब्रांच के अंदर जाकर करते हो 45 रुपए आता है। 10 लाख रुपए खर्च होते हैं बेटा एवरेजली। और मान लो अगर महीने में आप 20,000 ट्रांजैक्शन कर रहे हो, टोटल मिलाकर 20,000 ट्रांजैक्शन हो रही है, तो बेटा हर ट्रांजैक्शन पे खर्चा उनको 50 रुपए है। समझ पा रहे हो? बैंक कभी नहीं चाहता बैंक ब्रांच के अंदर आओ। अगर आप एटीएम पे जाकर कोई खर्चा करते हो, तो एटीएम से ट्रांजैक्शन करते हो, बैंक को उसका भी खर्चा आता है बेटा लगभग 5 से 10 रुपए पर ट्रांजैक्शन। भाई एटीएम मशीन इंस्टॉल करा रखी है, ऑपरेट करा रखी है, उसके खर्चे, उसके बाहर भी एक वॉचमैन बैठा हुआ है, उसके खर्चे, 24 आवर एसी ओपन है, उसके खर्चे, इलेक्ट्रिसिटी का बिल।
ठीक है। लेकिन अगर आप इंटरनेट बैंकिंग से कोई खर्चा करते हो, बैंक को उसका खर्चा आता है 80 पैसा। बैंक क्या चाहता होगा, आओ बैंक ब्रांच में ट्रांजैक्शन कर जाओ, नहीं बेटा 80 पैसा खर्चा आता है। बैंक खुद चाहता है आप नेट बैंकिंग से ही करो। नेट बैंकिंग से क्या क्या हो सकता है बेटा, फंड ट्रांसफर हो सकता है, फटाफट बोलो जल्दी से, हो सकता है विड्रॉ, विड्रॉ हो सकता है, आपने विड्रॉल की कमांड डाली, प्रिंटर से नोट आने लग गए बाहर, फटाफट बोलो, ऐसे विड्रॉ हो सकता है। नहीं, डिपॉजिट हो सकता है, डिपॉजिट हो सकते हैं वैसे इंटरनेट बैंकिंग से, यार डिपॉजिट हो सकता है, प्रिंटर में पैसे डालोगे अंदर पहुंच जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक। नहीं बेटा, पैसे डिपॉजिट नहीं हो सकते, विड्रॉ नहीं हो सकते। डिपॉजिट और विड्रॉ के लिए बैंक चाहता है आप एटीएम और सीडीएम मशीन का इस्तेमाल करो। सीडीएम मशीन है ना, एटीएम कम सीडीएम मशीन, यार है शक्लें देखते रहेंगे हर बात पे। कैश डिपॉजिट मशीन, एटीएम ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ठीक है ना। पैसे जमा भी उसी में जाता है, निकल भी उसी में जाता है। बैंक क्या चाहता है, ब्रांचेस में ना हो, कैश डिपॉजिट और विड्रॉ के लिए ये करो, फंड ट्रांसफर के लिए ये करो। एफडी इससे ही बन जाएगी, आरडी इससे ही बन जाएगी, और क्या क्या हो सकता है, चेकबुक इशू करा लो, एटीएम इशू करा लो, सब कुछ नेट बैंकिंग से हो जाता है आज की तारीख में, घर बैठे बिठाए। इसकी जरूरत ही नहीं है आपको। कुछ टाइम के बाद हो सकता है बेटा देखने को ही ना मिले, ब्रांचेस ही बहुत कम हो जाए। एक ऐसी कंट्री भी है वर्ल्ड में जिसने बेटा अपनी ब्रांचेस खत्म कर दी हैं, बैंक की ब्रांचेस सारी, ठीक है जी बेटा। अच्छा, और इंटरनेट बैंकिंग के क्या फायदे हैं बेटा, आप बैंकिंग की सर्विसेज ले सकते हो वाइल ट्रैवलिंग, या बैंक ब्रांच के अंदर ही जाना पड़ेगा तब तक सर्विस नहीं मिलेगी। इंटरनेट बैंकिंग के साथ भी ऐसा कुछ है क्या बेटा, इंटरनेट बैंकिंग के आपको सर्विस मिल सकती है 24/7/365। ये क्या है, दिन के 24 घंटे, हफ्ते के 7 दिन और साल के 365 दिन सर्विस मिल सकती है। या बेटा ऐसा है इलेक्शन के दिन इंटरनेट बंद, वैसे सहारनपुर में कुछ भी हो सकता है, लेकिन बेटा ऐसा कुछ है क्या, इलेक्शन रात के 8 बजे या शाम को 5 बजे जब बैंक ब्रांच बंद हो जाएगी तो उनकी इंटरनेट बैंकिंग भी बंद हो जाएगी, ऐसा कुछ। इंटरनेट इज अ ओपन स्पेस, ये तो बंद नहीं होता होगा ना। 24/7/365 सर्विस मिलती है ना। रात के 2 बजे फंड ट्रांसफर करना है, होगा ना, होगा, 100% होगा। सर ये है कमाल, बात समझ आई। चलो अभी ब्रेक करते हैं, बैंक्स खत्म हो गए।